ज़्यादा लोगों के साथ हो रही है ना चीज़ें और गलत चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल। आपके साथ नहीं हो रही तो आप पढ़ तो लेते ही हो। मंत्री नहीं बच रहे यार आजकल। कल भी मैंने एक खबर पढ़ी, एक मंत्री जी का कुछ आ गया है सामने। मतलब ये कहीं न कहीं है तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ही। इंटरनेट पे एक बार कोई चीज़ चली गई तो वो हुँ, चली गई। ये ऐसा। बात तो है। अब हम कहेंगे कि आपने डिलीट कर दी, मैंने डिलीट कर दी, ठीक है। बट व्हाट्सऐप के सर्वर पे तो गई ना वो चीज़। तो मान लीजिए कि अगर मैं ही किसी ऐसी चीज़ को अलाउ कर रहा हूँ, मेरी सुविधा के लिए कि आ जाए, तो क्या वो मेरी तरफ से गलती नहीं होगी? साइबर सिक्योरिटी यार इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग एरिया बन चुका है ना आज की डेट में कि लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में आज मेरे साथ हैं मेरे बचपन के मित्र हर्ष वाधवानी, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी नेट्रियो में एज़ अ मैनेजर काम करते हैं साइबर सिक्योरिटी के एरिया में। काफ़ी नॉलेज है और सबसे बड़ी बात बंदा यंग है, तो उसको पता है कि भाई कौन-सी चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। और ये समझ पाएँगे कि कौन-सी चीज़ को आपको किस तरीके से समझाना है। तो आज इनके साथ हम पॉडकास्ट करने वाले हैं और कोशिश करेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने की, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। चलें? चलिए। इंटरनेट के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, तो ज़हन में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, जिनके के बारे में शायद आपको खुद जब आप पेपर पर लिखने बैठोगे कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, आप लिख नहीं पाओगे। क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा संभावनाएँ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किस चीज़ में क्या होगा, क्या नहीं होगा, आप समझ ही नहीं पाएँगे। लेकिन जैसे-जैसे इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में आया, इंटरनेट ने हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मुहैया करवा दी और कहीं न कहीं आज हम उस स्टेज पे पहुँच चुके हैं, जब आप किसी चीज़ को कंज़्यूम कर नहीं रहे हो, बल्कि आप खुद एक प्रोडक्ट बन चुके हो। आपके सामने इतने ज़्यादा ऑप्शंस रख दिए गए हैं कि वो ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये आपको नहीं पता होता है। लेकिन सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वो आपको एक्सप्लोर करके, न जाने कब आपको एक्सपोज़ करके, आपको उस कंडीशन में डाल देगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिर जाओगे, आप सोच भी नहीं सकते। और इसी पॉइंट के ऊपर बात आ जाती है साइबर सिक्योरिटी की। अब हमारे साथ बचपन में पढ़ चुके हमारे मित्र हर्ष आज हमारे साथ बैठे हैं। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और उससे भी ऊपर नॉलेज रखते हैं इस एरिया के बारे में कि यहाँ पर कौन से ग्रे एरिया हैं, कौन से नेगेटिव एरिया हैं और कौन से व्हाइट एरिया हैं। वैसे बचे तो काफ़ी कम हैं, पर फिर भी जितने बचे हैं, वो कितने बचे हैं उसकी अच्छी खासी नॉलेज है। तो आज हम लोग साइबर सिक्योरिटी के अलग-अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो हर्ष भाई कैसे हो? थैंक यू नमन, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और जैसे कि आपने कहा हम बचपन में साथ पढ़ चुके हैं तो मुझे पुराने दिन याद आ गए आपको वापस देख के। लिटरली मैं आपको बताऊं, जब मैंने मतलब मुझे पता आपने बताया कि आप इस एरिया में काम कर रहे हो ना, यार पता है अपने साथ के ना बहुत कम लोग थे जो किसी ऐसी फील्ड में गए जिसको सुन के लगता है कि नहीं यार ये बढ़िया काम कर रहा है। उनमें से ना यार एकमात्र आप ही मुझे मिले, क्योंकि और कोई ऐसा है नहीं जो कन्वेंशनल रूट से अलग भागा हो। बाकी सब ने वही किया, नहीं इंजीनियरिंग कर लेते हैं, आईटी में चले जाते हैं, कुछ एक रहे इधर उधर, लेकिन उसके बाद भी मतलब जो अपन कहते हैं ना कि आपने टाइम को कैच किया कि नहीं आने वाले टाइम में यार ये आने वाला टाइम का कैच हो सकता है, वो बहुत कम लोगों ने किया था। तो आप उनमें से एक थे, तो सबसे पहली बात तो कांग्रेचुलेशंस आपकी दूरदृष्टि को कि आपने चीज को समझा कि आने वाले समय में ये जरूरत बनने वाली है। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच नमन। एक्चुअली आप मानेंगे नहीं, जब मैंने कोर्स चालू किया था हाँ, अपने इंजीनियरिंग के बाद, मैं भी एक इंजीनियर ही हूँ। हाँ। तो जब मैं कोर्स करने घुसा तो मुझे सब लोग एक ही चीज बोलते थे, क्या कर रहे हो ये होता क्या है, हमने आज तक ये नाम नहीं सुना है। ये 2009-10 की बात है। 2013 से 15 हाँ, जब ये ठीक कोर्स है। नया नया शुरू हुआ था और इस भारत में ये कोर्स की नई नई शुरुआत हुई थी, तो हर इंसान पूछता था ये कर क्या रहे हो तुम। अरे कुछ नहीं है, ये सब फालतू की चीजें हैं, ऐसे बहुत कुछ ताने वाने सब सुनने को मिले। बट आज जब 8 साल होने आ गए मुझे वो कोर्स करते हुए, और जब वही लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि यार हमारे फोन में ऐसा हो गया, क्या कर सकते हैं, तो मुझे ये चीज का रियलाइजेशन हुआ कि उनको ये चीज समझ में आई कि ये कोर्स क्या था। तब किसी को समझ में नहीं आया, बट आप एक चीज देखिए, 8 साल में टेक्नोलॉजी कितना ग्रो कर गई है कि साइबर सिक्योरिटी अब हर इंसान के मुंह पे आ चुकी है। इतना ज्यादा लोगों के साथ हो रही है ना चीजें और गलत चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। आपके साथ नहीं हो रही तो आप पढ़ तो लेते ही हो। मंत्री नहीं बच रहे यार आजकल। कल भी मैंने एक खबर पढ़ी, एक मंत्री जी का कुछ आ गया है सामने। मतलब ये कहीं ना कहीं है तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ही। और उसमें मुझको ऐसा लगता है कभी कभी कि हमारा जो अंदर का लालच है, वो भी हमको उस पोजीशन में डाल देता है कि आपके, क्योंकि लॉटरी वाले हम जितने भी केसेस पढ़ते हैं, उसमें सामने वाला आपसे कुछ चुरा नहीं रहा है, बल्कि वो आपकी उस वल्नरेबिलिटी जो आपकी है कि आपको ज्यादा पैसा चाहिए, उसका फायदा उठाकर वो आपका काट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो रहा है, और वो लोग हमारे दिमाग को समझ रहे हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, यूजर बिहेवियर एनालिसिस। हम्म। हम लोग हर जगह ट्रैक हो रहे हैं, हमारा बिहेवियर एनालाइज किया जाता है, और उसी के बेसिस पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग के बारे में चीजें निकाली जाती हैं, और जैसे आपने कहा कि एक वल्नरेबिलिटी, एक लूप होल हमारी वो पकड़ी जाती है, और उसके बेसिस पे हमारे साथ उसी टाइप का फ्रॉड होता है। चलिए अपन लोग एक लयबद्ध तरीके से शुरू करते हैं।
सबसे पहली बात तो ये कि साइबर सिक्योरिटी की जरूरत हमको पड़ी क्यों? देखिए, मैं आपको इसको एक बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ। आज हम अपने घर में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग वहाँ पे गार्ड्स रखते हैं ठीक है। कि चोरी ना हो जाए, कोई डकैती ना हो जाए या कोई कोई भी गलत काम वहाँ पे ना हो, इसलिए हम वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स को रखते हैं। आज की डेट में हम इंसान डिजिटली ज़्यादा अवेलेबल हैं अगर आप देखें कंपेयर टू फिजिकली प्रेजेंस बिल्कुल होने के। बिल्कुल। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप देखेंगे तो हमें गार्ड्स चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, अगर मैं सही वर्ड यूज़ करूँ तो। तो सिक्योरिटी, वी आर इन साइबर स्पेस, हम एक साइबर स्पेस में हैं। अब साइबर सिक्योरिटी क्या, उस स्पेस की सुरक्षा करना। तो उसी चक्कर में ये ज़रूरत आने लगी। आज की डेट में आप देखेंगे हर चीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम आवर प्राइवेट थिंग्स टू पब्लिक थिंग्स, हर चीज़ इज़ ऑन इंटरनेट एंड व्हाटएवर इज़ देयर ऑन इंटरनेट नीड्स सिक्योरिटी। हर चीज़ जो इंटरनेट पे आती है उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। अच्छा, एक चीज मैंने सुनी है बहुत कि अगर आपने एक बार कोई इमेज व्हाट्सएप पे भेज दी एक एग्जांपल के लिए, तो वो कभी भी इंटरनेट से हटेगी नहीं। ऐसा होता है? देखिए, इंटरनेट पे एक बार कोई चीज़ चली गई तो वो चली गई। ये ऐसा बात तो है। अब हम कहेंगे कि आपने डिलीट कर दी, मैंने डिलीट कर दी, ठीक है। बट व्हाट्सएप के सर्वर पे तो गई ना वो चीज़। मतलब उनके पास वो है, वो कितनी ही आपकी प्राइवेट हो। वो वहाँ पे प्रिजर्व्ड हो रही है ना हर चीज़। हाँ। तो आपने डिलीट किया अपने फ़ोन से, मैंने डिलीट किया। अब हम क्या करते हैं व्हाट्सएप पे, डिलीट फॉर एवरीवन, डिलीट फॉर मी। हाँ। उसमें ऑप्शन ये तो नहीं आता डिलीट Delete फॉर for WhatsApp। व्हाट्सएप। मतलब उनके सर्वर से वो नहीं जा रही है। अच्छा, और इसमें जो हम लोग एंटीवायरस यूज करते हैं या जो फायरवॉल वगैरह हम यूज करते हैं, वो क्या इसमें कोई काम कर पाती है? क्योंकि एंटीवायरस और फायरवॉल तो मेरे ख्याल से जो इंटरनेट की क्रांति हुई उसके पहले भी थे। तो क्या वो किसी तरह से इस्तेमाल में आती है इसको सेफ रखने में, या वो किसी मतलब की नहीं है, या अपनी सिग्निफिकेंटली उसका मतलब नहीं है? देखिए, मैं आपको इस पे बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ क्योंकि हमारी जनता जो आपके ज़रिए सुन रही है, उनको बहुत बेसिक लैंग्वेज में मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे एक फायरवॉल होता है, वो एक बेसिकली एक नेटवर्क डिवाइस होता है, जो कि अलाउ करता है कि किस टाइप का ट्रैफ़िक आने देना है अंदर, किस टाइप का ट्रैफ़िक जाने देना है बाहर। तो बेसिकली अगर आप उसको देखें तो वो हाँ, एक लेवल पे प्रोटेक्शन रखता है कि वो एक टाइप ऑफ ट्रैफ़िक को आने-जाने से नेटवर्क में रोक सकता है। तो फायरवॉल को अगर आप उसके आगे देखेंगे या ये सोचेंगे कि एक फायरवॉल लगा दी मैंने तो पूरी सिक्योरिटी हो गई, तो वो पॉसिबल नहीं है। एंड सेम गोज़ विद एंटीवायरस। अगर आप देखें, हमारे आजकल फ़ोन में होते हैं, सबने सुना होगा नॉर्टन का एंटीवायरस आता है, अलग-अलग कंपनीज़ के एंटीवायरस आते हैं। तो एंटीवायरस क्या करता है, वो आपके सिस्टम में डायग्नोस्टिक रन करता है बैकग्राउंड में और देखता है कि कोई मालवेयर तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है, या आपको किसी तरीके से वो तो नहीं कर रहा। आपको याद होगा जब हम स्कूल में थे तो एक बटन होता था क्वारंटाइन योर सिस्टम, हाँ 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 और हम हाँ। उसको क्लिक करते थे और वो क्लीन करने लग जाता था। सो एंटीवायरस, फायरवॉल, आई मीन एवरीथिंग जो भी आप देख रहे हैं, ये अपने-अपने लेवल पे एक सुरक्षा बिल्कुल देता है, बट हर तरीके से नहीं देता। देयर इज़ अ लाइन, हमारे फील्ड में एक लाइन बोली जाती है, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट सिक्योरिटी। पूर्ण रूप से सुरक्षा संभव ही नहीं है, अगर आप देखें तो। अच्छा, एक अभी आपने मालवेयर का नाम लिया तो उससे संबंधित एक फिशिंग करके भी एक वर्ड है हाँ जी, जो पहले भी केन्या के लोगों ने बहुत फेमस किया है, हाँ जी, और आज भी वो फिशिंग होती है। हाँ, ईमेल से उतनी नहीं होती, हाँ, आजकल डायरेक्ट होने लगी है। लेकिन फायरवॉल से आपने कहा कि वो डिसाइड करता है कि कौन से ट्रैफिक को आने देना है। हाँ, तो मान लीजिए कई कुछ सॉफ्टवेयर्स जैसे मुझे इंस्टॉल करने हैं, हाँ, तो उसके लिए बोलते हैं कि नहीं, तुमको थोड़ी देर के लिए फायरवॉल जो है अपना बंद करना पड़ेगा। हाँ। तो मान लीजिए कि अगर मैं ही किसी ऐसी चीज को अलाउ कर रहा हूँ मेरी सुविधा के लिए कि आ जाए, तो क्या वो मेरी तरफ से गलती नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और नमन, मैं आपको इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि साइबर स्पेस में जो सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में है, हर इंसान के साथ, वो अवेयरनेस है। हाँ। जैसे कि आपने बोला अगर मैं अलाउ करता हूँ तो मेरी गलती नहीं होगी। वो आप गलती कब कर सकते हैं, जब आप अनअवेयर खुद होंगे और आपसे वो मिस्टेक आपने कर दी। तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज़, और उसी चक्कर में आधे से ज़्यादा स्कैम्स जो हो रहे हैं, वो अनअवेयर होने की वजह से ही हो रहे हैं लोगों में। अच्छा, मेरे हिसाब से यहाँ पर हम एक चीज और ध्यान रख सकते हैं। मोबाइल में तो एप्पल में ये चीज होने लगी है कि आप जब भी किसी एप्लीकेशन को परमिट देते हो तो वो आपको बोलता है कि आपको इसको परमिशन देनी है कि नहीं देनी। एंड्रॉइड में भी ये होता है, लेकिन एप्पल में सीधा ऑप्शन आता है कि आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक। मतलब कि अब एप्लीकेशन को अगर लिस्ट होना है ऐप स्टोर के ऊपर, तो उनको ये सुविधा उनके डाउनलोड करने वाले कंज्यूमर्स को देनी होगी कि आप उनका डेटा एक्सेस नहीं करोगे। लेकिन अगर हम लोग एंड्रॉइड में वो चीज करते हैं तो वो ऐप आप यूज ही नहीं कर सकते, वो आपको ऐप के बाहर भेज देता है कि नहीं, अगर आप परमिशन नहीं दोगे तो हम यूज नहीं करने देंगे। क्योंकि कई सारी एप्लीकेशंस में लिटरली चीज समझ में आती है कि इनको हमारे मीडिया को एक्सेस करने की जरूरत क्या है, और पूरा का पूरा डेटा उनके पास होता है। मतलब अगर मैं इंडिया की लेवल में बात करूं, अमेरिका में आज भी टिकटॉक को बैन करने को लेकर ना एक बहस चल रही है, लेकिन इंडिया ने एक तरफा डिसीजन लेते हुए टिकटॉक को बैन किया। साथ साथ 100 से भी ज्यादा एप्लीकेशन जो चाइना की थी उनको बैन कर दिया, क्योंकि इनके सर्वर्स हमारा क्रिटिकल डेटा वहां भेज रहे थे। और जिन लोगों को क्रिटिकल डेटा नहीं पता उनको बता दूं,
अभी हम दोनों बैठकर अगर एडिडास के जूते के बारे में बात करेंगे, हो सकता है शाम तक हमको जूतों के ऐड आने लगे। जो आपने बिहेवियर की शुरुआत में बात करी थी, काइंड ऑफ ये वही चीज होती है। अब ऐसे में क्या हम इसको हैकिंग नहीं कह सकते क्या, कि आप हमारे फोन को हैक करके हमारी इस्तेमाल हमारी अगेंस्ट कर रहे हो? देखिए, हैकिंग वर्ड बोलना उसको कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसकी वजह हाँ। ये है कि आप परमिशन दे रहे हैं। वही ग्रे एरिया आ गया। एग्जैक्टली हाँ। मैं अगर आपको बोलूं नमन आप मेरे घर में चोरी कर सकते हैं, तो मैं आप पे चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकता कल। ठीक है। हाँ। क्योंकि मैंने आपको खुद बुलाया चोरी हाँ। करके जाइए, और वही आप मुझसे बिना पूछे चोरी कर जाते हैं, और मेरे को आप पे डाउट आता है और मैं कंप्लेंट करता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ गलत है ये चोरी हुई है मेरे हाँ। घर में। तो जो आप बोलना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन जो थर्ड पार्टी को देते हैं और ऑल, आपने एक चीज देखी होगी, हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या जो पहले हम गेम्स खेलते थे तो हम हाँ। करते थे आई अग्री कंफर्म। हाँ। तो वो जो आई अग्री हम पढ़ते नहीं थे ना, उसमें पूरी कहानी लिखी होती है अगर आप देखें तो। मतलब धोखा वहीं से चल रहा है। धोखा वहीं से हाँ। चल रहा है। उसको क्लिक रैप एग्रीमेंट बेसिकली हाँ। बोला जाता है कि आप अग्री कर रहे हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। ठीक अब है। उस चीज के अंदर आप देखेंगे ना, जैसे आपने अभी बोला कि मीडिया क्यों एक्सेस करना चाहता है, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि जो आपको फोन नंबर्स में हेल्प करती है, बट वो आपका मीडिया एक्सेस करती है। हाँ। क्यों? आपको भी नहीं पता, मुझे वहां भी पे नहीं कुछ पता। जरूरत नहीं है ना। नहीं है। हाँ। इवन बहुत सारे अगर आप देखेंगे उसमें फोन नंबर वाली एप्स में भी, आप मेरा नंबर ढूंढने जाएंगे, किसी ने मेरा नाम अगर 4 लोगों ने एच नाम से सेव किया है, तो वो एच नाम से आपको दिखाएगा। मेरा नाम हर्ष है उस नाम से नहीं दिखाएगा। हाँ। तो वो अगर आप फिर देखें तो एक तरीके से वो बिहेवियर को पढ़ रही है अपने आसपास के जिन्होंने वो ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, कि इसने इस व्यक्ति का ये नंबर किस नाम से सेव किया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप देखें उसको कि हैकिंग है कि नहीं, देखिए हम ओपन है पब्लिक में इंटरनेट के ऊपर आज की डेट में, हम वैसे ही ओपनली सब कुछ बता चुके हैं। हाँ। तो उस केस में उसको हैकिंग बोलना, मैं अगेन वही बोलूंगा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है लोगों के। अच्छा, ये एथिकल हैकिंग क्या होती है फिर? देखिए, हैकर्स को बेसिकली हमारी फील्ड में 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट, ग्रे हैट। जो ब्लैक हेड होता है उसको आप एक्चुअल हैकर कह सकते हैं, जो नेगेटिव उसमें जाता है, जो नेगेटिव उसमें जाता है, बिना परमिशन के हैक करता है चीजों को और वो सब करता है। आपने बहुत ग्रुप्स के नाम भी सुने होंगे न्यूज में। व्हाइट हैट की बात करूं, उनको आप एक तरीके से एथिकल हैकर बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग भी हैं, हम लोग अगर कोई एक्टिविटीज ऐसी परफॉर्म करते हैं जिससे हमारी कंपनी सिक्योर हो रही है या देश सिक्योर हो रहा है, हम उस तरीके से अगर चीजों को करते हैं, वी आर डूइंग इट फॉर द लेजिट एंड अ गुड थिंग, दैट कैन बी कॉल्ड एज एन एथिकल हैकर बिकॉज ही इज इनटू दैट एथिक्स ऑफ वर्क स्पेस। तो वो व्हाइट हैट हैकिंग में जाता है। और फिर एक आता है ग्रे हैट हैकर, जो कि ना व्हाइट होता है ना ब्लैक होता है, जरूरत के हिसाब से जरूरत के हिसाब से काम करने वाला। कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है कि व्हाइट हैट वाले काम कर जाए, कभी कभी हो सकता है वो ब्लैक हैट वाली भी कोई चीज कर जाए। मतलब वो ऐसा है कि इधर कुआ उधर खाई। अच्छा, आपने भी एक चीज बोली कि आप लोग अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो आप उसमें आते हो कि आप सिक्योर करने के लिए काम कर रहे हो, लेकिन एक गवर्नमेंट के जब नजरिए से हम देखते हैं तब वहां पर हमें एथिकल हैकर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? और एक जो हम लोग एक इंटरनेट वॉरफेयर की बात सुनते हैं कि अलग अलग देश जो हैं आजकल इंटरनेट का भी यूज कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें किस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, तो एक एथिकल हैकर का एक गवर्नमेंट को कहाँ तक उपयोग पड़ सकता है? देखिए, एक एथिकल हैकर बहुत जगह काम आता है। अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट में लोग काम कर रहे हैं, दे आर वेरी स्किल्ड, दे आर वेरी नॉलेजेबल एंड एवरीथिंग, बट आप टेक्नोलॉजी को देखें पिछले कुछ टाइम में ही बदली है, रैपिडली बदली है। और मेरे ख्याल से जब हम स्कूल में थे तो हमारे फोन्स कैसे होते थे नमन, और आज हमारे हमें फोन्स खुद कैसे समझ हैं? में नहीं आता था, मतलब नोकिया में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम तब आया करता था, और आज की तारीख में जो एंड्रॉइड सडनली रैपिडली ग्रो किया है, मतलब अनइमेजिनेबल है ये। मैं अगर आपको एक वर्ड में जर्नी बताऊं टेक्नोलॉजी की, तो नोकिया के फोन में स्नेक खेलने से आज पबजी खेलने तक की ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है इतने कम समय में। बच्चे पागल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अब बात आती है हैकिंग की और इन सब चीजों की। आप देखेंगे कि बहुत जितने भी बड़े वरिष्ठ अधिकारी और वो सब होते हैं, उन लोग के जमाने में ये सब चीजें नहीं थी। तो दे नीड पीपल, उनको वो लोग चाहिए जो आए और उनको इसमें सहायता करें, सरकार को सहायता करें कि ये टेक्नोलॉजीज में कैसे हम जो हमारे अगेंस्ट गलत चीजें कर रहे हैं, हम उनसे कैसे उस चीज को मतलब सुलझा सकते हैं वाया दी एथिकल हैकर्स। तो आप देखेंगे आजकल गवर्नमेंट एजेंसीज भी, नॉट दी इंटेलिजेंस में कह रहा हूँ, हर टाइप की एजेंसी जो है वो सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स को हायर करने लगी है, क्योंकि उनको ये चीज समझ में आई है कि ये नीड ऑफ पावर है एंड द गवर्नमेंट इज डूइंग द राइट स्टेप, क्योंकि ये जरूरत है। हम पे अटैक्स हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, कैसे उस चीज को समझना है, मैनेज करना है। तो यही एथिकल हैकर्स, यही सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स होते हैं जो सरकार को इस तरीके से हेल्प करते हैं, और होना भी चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ पर लेकिन फिर एक चीज आ जाती है, गवर्नमेंट इतने एथिकल हैकर्स को यूज कर रही है,
तो फिर ये जामताड़ा टाइप के जो हम लोग केस सुनते हैं कि एक पूरा का पूरा गांव है जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन स्कैम, मोबाइल स्कैम, फिशिंग सब करके वहां पर करोड़ों की कोठियां खड़ी हो चुकी हैं, और जितनी खबरें निकलकर सामने आती है कि वहां पर नीचे से लेकर ऊपर तक के जितने लोग हैं सबका शेयर बटा हुआ है और काम बढ़िया चल रहा है। उसके ऊपर वेब सीरीज बन रही है, हम उस चीज को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहें कि हम उस चीज को पब्लिक के नोटिस में ला रहे हैं। लेकिन देखिए ये चीज हो रही है, तो हम ये मतलब जो टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं स्कैमिंग के तरीके भी बढ़ रहे हैं। इसको रोकने के लिए क्यों गवर्नमेंट कुछ पुख्ता नहीं कर पाती? देखिए, अगेन मैं आपको फिर बोलूंगा कि अवेयरनेस अवेयरनेस एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक हंसने वाली बात है। मुझे एक दिन फोन आया कि आपका जो ये नंबर है हम इसको बंद कर देंगे अगर आपने KYC नहीं कराया। हाँ। अब एक बात बताइए, जब आप सिम कार्ड लेते हैं आप आधार कार्ड और हर चीज तभी दे देते हैं, उसके बाद जरूरत नहीं होती है। जरूरत नहीं तो मैंने उनको बोला ठीक है, आप मेरा नंबर बंद कर दीजिए। हाँ। तो ये अवेयरनेस कहलाई। ये अवेयरनेस कहलाई। तो अब आप सोचिए कि वो यही व्यक्ति सोच रहा था कि ये किससे मैंने बात की, है ना। एक और किस्सा बताता हूँ मैं आपको, ताकि थोड़ा इंटरेक्टिव लगे। कि मुझे एक दिन एक महिला का मैसेज आया एक फिलीपींस के नंबर से कि आपको हम पार्ट टाइम जॉब ऑफर करना चाहते हैं, और उस पार्ट टाइम जॉब में आपको ये करना पड़ेगा, आपको लाइक्स करने पड़ेंगे और ऐसा करके। मैंने एक ही वर्ड लिखा, देखिए मैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में पिछले कुछ सालों से रहा हूँ, और ऐसी चीजें मत करिए, जिंदगी में बहुत कुछ है करने को। आप मानेंगे नहीं, एक स्कैमर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। नहीं, ये हो रहा है, ये व्हाट्सएप और ये यूट्यूब वाला स्कैम तो खूब हो रहा है कि लोगों को पैसे अभी पे किए जाते हैं। ये लोग पहले कहते हैं कि 50 रुपए 100 रुपए पे कर देंगे, और फिर आपसे बोलेंगे कि नहीं अब हमारे पास आपके लिए बड़ा काम है, तो अगर आपको ये बड़ा काम करना है तो आपको इतने रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे और उसके लिए हम आपको एक OTP भेजेंगे। पहला तरीका ये। दूसरा, ये आपको बोलते हैं कि अब हमने आपको 2000 रुपए पे कर दिए, अब हम आपको बड़ा काम देंगे, आप एक ये ऐप इंस्टॉल कर लो। आपने उनकी ऐप इंस्टॉल करी, आपने पूरा एक्सेस दे दिया, बस बात तो ही खत्म हो जाती है। लेकिन अमन, मैं आपको बताता हूँ, जो आपने एक ऑनलाइन टास्क वाली बात की, उसमें जो आपने बोला, उसमें एक रिसेंट न्यूज आई थी कि एक पुणे के बुजुर्ग व्यक्ति थे, एक सर्विसमैन, उनने 1 करोड़ रुपए खोए हैं। हाँ। जिसमें मतलब जब मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था तो मैंने उसमें देखा 60 लाख अपनी खुद की सेविंग्स जो उनको सब मिली थी, और 40 लाख उन्होंने अपने बेटे से लिए थे। इनिशियली उनको पैसे पे किए गए, जब उन्होंने कुछ लाइक्स किए, कुछ टास्क किए, तो एक विश्वास जीता जाता है। और आप भी जानते हैं इस दुनिया में विश्वास जीतने, अगर आप जीत गए किसी का, तो फिर उसको तोड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। तो सिमिलरली ये स्कैमर्स भी क्या करते हैं, ये विश्वास जीतते हैं पहले। आज मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपको 10,000 रुपए तक दे दूंगा, और पर मैं आपके अंदर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का देख रहा हूँ। हाँ। और आप वो 10,000 रुपए लेके उस टाइम पे खुश हो जाएंगे, कहेंगे अरे यार ये ऑथेंटिक है, ये मुझे पैसा दे रहा है। और उस चक्कर में आप लालच में आके, ग्रीड जो है हमारी, वो आपके अंदर इतनी बढ़ती जाएगी कि आप मुझे फिर n नंबर ऑफ रुपीस देने में भी सोचेंगे नहीं। Exactly. और वहीं पे ये स्कैमर्स अपना गेम पूरा खेलते हैं। तो इसको मतलब अवेयरनेस, देखिए गवर्नमेंट तो अपनी स्तर पे तो काम करती रहती है, लेकिन माइक्रो लेवल पर हम इसको लेकर कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं? क्योंकि मैंने जितने स्कैमर्स का पढ़ता हूं, मैं जितना भी, ये लोग इतनी तेज इवॉल्व करते हैं कि आपने इस चीज को समझ लिया तब तक उनके पास 3 तरीके और रहते हैं। और जितना हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें इस चीज को मतलब समझ, जैसे आप हो, आपको आज की तारीख में किसी नए तरीके से भी कोई कॉल करेगा ना, आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि नहीं यार ये कुछ गलत चीज है। तो हम लोग एक बेसिक मॉड्यूल क्यों नहीं तैयार कर देते कि यार ये चीज, जैसे बैंक की तरफ से SMS आपको आता रहता है कि हम किसी चीज का OTP नहीं मांगते, तो ऐसे ही कुछ चीजों को हम क्या मतलब प्री डिफाइन नहीं कर सकते कि यार ये चीज तो शेयर करनी ही नहीं है, या इन एप्लीकेशंस को तो हमें इंस्टॉल करना ही नहीं है? देखिए, इस पे गवर्नमेंट ने काफी कुछ, अगर आप देखेंगे कि पहले किया है, और ट्राई के मैसेजेस भी आते हैं आजकल लोगों को कि आप OTP मत दें और ऐसा ये सब ना करें। मैं अगर पर्सनल लेवल पे बात करूं, मुझे जहां कोई भी कॉलेज या कोई व्यक्ति मिलता है, मैं मानता हूं कि हमें हर जगह पे वो अवेयरनेस देनी चाहिए, स्पेशली जो मतलब बुजुर्ग अपने लेवल पर, अपने लेवल पे हाँ। करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप करेंगे, देखिए आज आप मुझसे इस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि जो आपकी जनता है वो उसको सुन के अगर कोई एक व्यक्ति भी उसमें से अगर अपने आप को संभाल पाए, तो अगर आप देखें, मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताता हूं जो मेरे को लगता है कि व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए अगर ऐसे स्कैमर्स के फोन आए तो। जैसे कि आप देखेंगे कि उनका टारगेट टाइम जो होता है ना, वो अर्ली मॉर्निंग होता है, अच्छा, या फिर लंच के बाद, क्योंकि आप दोनों टाइम बहुत नींद में रहते हैं। आप देखिएगा, आप कितने भी एक्टिव हो, लंच के बाद आपको आधा घंटा आलस आता ही है। हाँ। और एक अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है 6 से 8 का, जब आपकी नींद टूटती है, आप उठते हैं, चाय पीते हैं, मतलब अपन उस समय अच्छे से सोचने समझने की, एग्जैक्टली, हाँ, आपका जो माइंड रहता है ना उस टाइम पे वो बहुत ही शांत रहता है। उसको लगता है अभी तो मैं नींद से उठा हूँ, मैं थोड़ा चाय पीऊँ, मैं अपने जोन में आऊँ। तो द ब्रेन फंक्शनिंग इज रियली लेस, और उस टाइम पे हाई चांसेस होते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोग जो बहुत ही कहते हैं ना कि पढ़े लिखे हैं, पता है चीजें,
उसके बाद भी 20-20 हजार रुपए के लिए अपनी ओटीपी सुबह 6 बजे देके पैसा अपना उनका निकल चुका है। तो एक चीज उनकी ये रहती ही रहती है। दूसरा, हाँ। उनका टारगेट ऑडियंस जो रहता है ना, वो बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे वो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर रहते हैं। आज भी आपके माता पिता, मेरे माता पिता बहुत चीजों में बहुत पीछे हैं, और उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको वो चीज इतनी समझ में नहीं आती है, एंड देयर ओके विद इट। तो उनका दूसरा टारगेट रहता है एक बुजुर्ग व्यक्ति। तीसरा, अगर उनको किसी सरकारी दफ्तर में किसी को टारगेट करना है, तो आप देखेंगे कि वो 12 से 2 के बीच में टारगेट करते हैं, क्योंकि एक सरकारी अफसर तब बहुत काम में रहता हाँ। है, और लंच के बाद उसका फिर वो होता है। तो इस पीरियड ऑफ टाइम में मैंने देखा है सरकारी अफसरों के फोन लगाएंगे, उनको बोलेंगे, ओटीपी मांगेंगे, और पैसा निकाल लिया जाता है। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने अनुभव से एक्सपीरियंस किए, जिन जिन के साथ स्कैम हुआ, जो लोग मेरे पास आए, तो ये मैंने अपने अनुभव से देखा कि वो इसी टाइम इसी तरीके से इन लोगों को कैप्चर कर रहे हैं। हो सकता है इसके अलावा भी कभी फोन करें, ऐसा नहीं है कि जनता ये सोचे कि मैं बोल रहा हूँ तो तभी बात करते हैं, बट जनरली आप देखेंगे ना, उनका फोकस इधर पे ही होता है। अच्छा, एक मैंने अभी बहुत मतलब ग्रूसम कह लो क्या कह लो, लेकिन ये जो स्मॉल फाइनेंस रहते हैं ना, बैंकिंग एप्लीकेशंस, इनने कोविड के टाइम से क्या शुरू कर दिया है कि लोगों को लोन देते हैं 30,000 35,000, जो एकदम जरूरत नीडी लोग रहते हैं, उनका पूरा एक्सेस ले लिया। अब वहां से उनके कुछ प्राइवेट चैट निकाल लिए, प्राइवेट डेटा निकाल लिया, और कुछ नहीं निकाला तो इनकी फोटोज निकाली और एआई के थ्रू उनकी मॉफ्ड इमेजेस बना ली। अब क्योंकि आपके पास एक्सेस है, तो उन्हीं की फैमिली का पूरा डेटा निकाल कर उनके नंबर्स के ऊपर इनका डेटा शेयर करना शुरू कर देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। मतलब आपने इनको पूरा पैसा भर भी दिया ना, उसके बाद भी ब्लैकमेल करेंगे। अभी भोपाल में एक पूरी फैमिली ने सुसाइड किया, मतलब आदमी औरत उनके जो बच्चे थे उन्होंने सबको खत्म कर दिया। और एक और ऐसा इंसिडेंट ही 15 दिन के गैप में ही और निकल कर आया था। मतलब ये लोग इस लेवल तक जा चुके हैं कि इनके लिए जान का तो कोई खैर मतलब पहले भी नहीं था, लेकिन अब ये लोग इस लेवल पर जा चुके हैं कि ये भी नहीं सोच रहे कि सामने वाला वाकई में गरीब है और उसने जरूरत के समय पर हमसे पैसे लिए हैं तो हम उसका यूज ना करें। मतलब इनमें कोई ईमान धर्म नहीं होता, इनको सिर्फ मतलब होता है अपना पैसा पीटने से और कुछ भी नहीं। और गवर्नमेंट, मुझको समझ में नहीं आ रहा कि ये जब इतने स्मॉल माइक्रो लेवल के ऊपर ये लोग फाइनेंसेस दे रहे हैं और इस तरह का, हालांकि अब इस इंसिडेंट के बाद में कुछ एक रेगुलेशंस के ऊपर अब बात होना शुरू हो गई है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कितने लोग तो इसमें फंस चुके होंगे और कितना ही पैसा ये लोग गवा चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं, वो एक इंडिविजुअल लेवल पर भी होनी चाहिए कि आपके और मेरे पास यदि कोई व्यक्ति आता है और बोलता है कि नहीं मैं इस फला एप्लीकेशन से ये ले रहा हूँ या मैं इनसे ये पैसे का काम कर रहा हूँ, तो कम से कम हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको बता सकें कि नहीं यार ये चीज गलत है। ये एक अपने आप में जरूरत बन चुकी है अब। मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ नमन, आप मानेंगे नहीं, मेरे पास घर में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, काफी बार आए कि हमने लोन लिया था, अब हमारे साथ ऐसा हो गया है। उनके, आप मानेंगे नहीं, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि उनके क्रेडिट कार्ड, मतलब पैन कार्ड और आधार कार्ड पे लोगों ने क्रेडिट कार्ड्स बनवा के स्पेंडिंग्स की है, और इनको फोन आते हैं कि आप बिल पे करिए। हाँ। और भोपाल का व्यक्ति, उसका क्रेडिट कार्ड बैंगलोर में यूज होता है, जस्ट इमेजिन। और ऐसे केसेस आते हैं, जैसे कि आपने बोला कि हमें अवेयरनेस इन चीजों पे देना आवश्यक है, बिल्कुल है, क्योंकि मेरे पास जब मैं शुरुआत किया था, मेरे पास इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड चीजें आती थी। आप मानेंगे नहीं, ये एक ऐसी फील्ड थी जिसमें पैसा कमाना बहुत आसान होता है। हाँ। बट जब कोई गरीब व्यक्ति मेरे पास आता था और वो मुझे पैसे अगर ऑफर भी करता था, तो मैंने वो कभी नहीं लिया, क्योंकि कुछ चीजें इंसानियत के नाते भी होती है। बस तो भाई ह्यूमैनिटी के ग्राउंड्स भी तो कुछ होते हैं ना, मतलब आपको उनको भी तो Exactly. देखना पड़ेगा। तो इतने व्यक्ति ऐसे से आते हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि सैलरी जमा हुई, बेटे की फीस जमा करनी है, उसी मॉर्निंग पैसा निकल गया और वो व्यक्ति रो रहा है आपके सामने। आप क्या कर सकते हैं बताइए? तो मतलब इंसानियत और ये जो माइक्रो फाइनेंसेस और ये सब है, गवर्नमेंट देखिए उस पे अपने एक्शंस ले रही है। आप देखेंगे कि जो भी हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, आरबीआई हो गया, एनपीसीआई हो गया, या जितनी भी है, सेबी है, जो भी है, वो बार बार बोलती है कि हम हमारे थ्रू जो एफिलिएटेड हैं या वो सब चीजें, आप उनसे लोन लीजिए। आपने एक चीज देखी होगी, मैं नाम अगेन नहीं ले सकता हूँ, बट आपको भी बहुत सारे फोन आते होंगे अलग अलग नंबर से कि सर ये क्रेडिट कार्ड लेंगे। आप मानेंगे नहीं, मैंने एक बार उनसे पूछा मेरा पैन कार्ड नंबर, उन्होंने मेरा पैन कार्ड नंबर बताया, मेरा आधार कार्ड नंबर बताया, और वो मुझे बोल रहे हैं कि आपने कभी अप्लाई किया होगा इसलिए हमारे पास है। कैन यू बिलीव दैट? यार फिर तो ये वही चीज हो गई ना कि गवर्नमेंट ने आधार कार्ड बनाया है हमारी सहूलियत के लिए कि आपका एक यूनिक नंबर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो यूनिक नंबर शायद हमारे लिए अब वो गलत भी बनता जा रहा है। देखिए, आधार कार्ड तो एक चीज है, हाँ। आधार कार्ड के अलावा भी आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं वो आपके निकल के आते हैं। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बारीक चीजें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती। आपने एक चीज देखा होगा, आपने बैंक में गए, आजकल ये थंब प्रिंट और ये लगने लगे हैं। हाँ। नहीं तो पहले आप याद करें, फोटो कॉपी दो, सिग्नेचर करो, क्रॉस साइन करो, आपने दिया और वो डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है हमें भी नहीं पता, कहाँ पटका जाता है, कहाँ है। कितना आसान है एक व्यक्ति के लिए वहां से निकालना। फोटो कॉपी शॉप जाते हैं अपन,
कितना आसान है वहां से ये सब चीजों को करना। उसके तो कितने केसेस अभी फोटोकॉपी शॉप के भी निकल कर सामने आए थे बिल्कुल। कि वो लड़कियों का डेटा निकाल कर उन्होंने उन लड़कियों का डेटा एक्सेस किया, वही फिर मॉफ्ड इमेजेस निकाल कर ब्लैकमेल करने का काम शुरू कर देते। आप मानेंगे नहीं, देखिए ये इस टॉपिक से थोड़ा सा डेविएट होगा, हाँ। बट मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहूंगा फॉर अवेयरनेस। लड़कियों के जो फोटोग्राफ्स की आपने बात की, मॉर्फिंग की, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफी क्रेज मचा हुआ है आजकल की, और लड़कियां और हो या लड़कियों फॉर दैट सेक फॉलोवर्स चाहिए सबको। हाँ ठीक है, उनकी वो फील्ड भी नहीं है, बट दे नीड अ फॉलोवर जस्ट फॉर दैट सेक। मैंने जितनी भी मेरे को महिलाएं आके मिली या लड़कियां आके मिलती है, मुझसे बात करती हैं अबाउट दिस थिंग, और कोई इशू हो जाता है, तो आई जस्ट टेल देम वन थिंग कि आप अपनी चीजों को प्राइवेट क्यों नहीं रख सकते? आप पब्लिक उसको क्यों बना रहे हैं? अगर आप कुछ वैसा बिजनेस नहीं करना चाह रहे हैं या वो सब नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप उन चीजों में क्यों पढ़ना चाहते हैं? और आप मानेंगे नहीं, स्टॉकर्स आप समझते ही हैं, कितने स्टॉकर्स होते हैं, पब्लिक अकाउंट्स होते हैं। और आज भी मेरे को पीड़ा होती है ये चीज देख के कि महिलाओं के साथ इस चीज पे बहुत ही मतलब क्राइम्स हो रहे हैं, स्टॉक किए जा रहे हैं, हैक हो जाते हैं अकाउंट, या कुछ भी वैसी चीजें हो जाती हैं। और क्या कर सकते हैं आप? बट अगेन वही अवेयरनेस पे बात जाती है नमन, ये चीज को लेकर। आपने खुद अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे पब्लिक कर दिया है, आप उस एरिया में नहीं भी जाना चाहते हो। और देखिए सोशल मीडिया में बताऊं आपको, उस काले कुत्ते की तरह हो चुका है कि आप उसको पुचकार नहीं सकते। आपको उसके साथ फोटो खिंचवानी है तो आपको कटवाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल। वो कितना जोर से काटेगा ये आपकी सहने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। आपको मेंटली तैयार होना पड़ता है। प्रोज एंड कॉन्स जो होते हैं ना, कि एक तरफ आपको फेम मिलता है, नमन हाँ। आप भी इतने समय से सोशल मीडिया पे है, आपको अगर अप्रिसिएशन मिला है तो कहीं ना कहीं आपको गलत भी सुनने को मिलता ही बहुत होगा। ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं 60-40 का रेशो चलता है। लेकिन देखिए, बात क्या है कि विद द टाइम हमको आदत पड़ गई। अच्छा एक और चीज आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया पर क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने नया नया फेम चखा, उसको बहुत मजा आता है कि नहीं यार मैं तो पॉपुलर हो गया हूँ और ऐसा हो गया वैसा हो गया है। और एक बार जैसे ही वो टाइम जाता है ना यार, वो बहुत बुरा दौर शुरू होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, कच्चा बादाम वाला सिंगर बहुत फेमस हुआ था, इतना फेमस हुआ कि कहाँ उसका नाम नहीं आ रहा। उस व्यक्ति के साथ भी फ्रॉड हुआ, ये पता है आपको? उसके साथ क्या हुआ, एक उसके परिचित ने एक पेपर पे साइन करा लिया, उसने उस कच्चा बादाम गाने के राइट्स उस व्यक्ति से अपने नाम करा लिए कि अब जहां पे ये गाना गाएगा उसका पैसा इसको मिलेगा। मतलब ये फ्रॉड ही चल रहा है ना, साइबर फ्रॉड ही ये पूरा का ये पूरा। है, इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट बोलते हाँ हैं, वही कि उससे उसका राइट्स पूरा छीन लिया, जो भी कॉपीराइट्स उस म्यूजिक पे होंगे हाँ, या जो भी उनका होगा। टोटल। अब वो व्यक्ति यूट्यूब पे भी अपना गाना डाल रहा था तो उसपे कॉपीराइट वो मार रहा था। और ऐसा नहीं कि स्ट्राइक मार रहा है, नहीं, यूट्यूब पे भी दो तरह के कॉपीराइट होते हैं। एक स्ट्राइक होता है कि आपका वीडियो डिलीट, एक क्लेम होता है। क्लेम मतलब कि आप मेरा वीडियो यूज कर लो, लेकिन जो उस पर पैसा बनेगा वो मेरे पास आएगा। तो हर लेवल पर चल रहा है। खैर छोड़िए, एक और चीज आजकल बहुत बढ़ गई है, रिवेंज वाली, जिसमें कि ब्लैकमेल के जरिए, आप हनी ट्रैप जो हम लोग कहते हैं उसके जरिए, या और भी न्यूमरस वेज में कहीं ना कहीं उसमें भी, जैसे कि एक मंत्री जी का वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें उनको वीडियो कॉल आया, उस वीडियो कॉल में सामने वाले ने कुछ नहीं किया लेकिन रिकॉर्ड कर लिया गया, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेज ब्लैकमेल शुरू हुआ और वहां से खेल बिगड़ गया। अब यार इसको लेकर आप एक कैसे मतलब अवेयर करोगे यार, मतलब कैसे बताओगे आप? देखिए मैं आपको बताऊं, ये इशू है ना, स्पेशली मुझे लड़कों से बहुत शिकायत हाँ, आई है। मतलब थोड़ा कंट्रोल कर लो ना भाई। ये बहुत बड़ा इशू है, आप मानेंगे नहीं, मुझे रात में 2-2 बजे फोन आया कि हाँ। भाई ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं। अब मुझे एक बात बताइए कि मैं तो नींद में हूँ। हाँ। बट समस्या क्या है ना नमन, अगेन वही आ जाती है कि एक अननोन नंबर से हाँ। एक किसी ने एक फीमेल की फोटो लगाई है जो आपको दिख रहा है कि बहुत सुंदर है, हाँ। और आपको वीडियो कॉल आ रहा है, और आप उसको जानते नहीं हो, आप उसको जानते नहीं हो, हाँ। और आपको सबसे पहले पता डाउट क्या आता है, मेरे को फोन आ रही है। और उसके बाद आप वो फोन उठाते हैं, उस फोन उठाने के बाद जो भी उसकी हालत होती है, वो कन्या है कि कौन है अपन को भी नहीं पता होता है, और जो सामने वाला व्यक्ति है जो उस कॉल पे है, आपने एक एविडेंस दे दिया है कि मैं इस पे, वो देखिए पुलिस को भी पता है चीजें कि ये ओपनली चल रही हैं, और इतने हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट आप देखेंगे कि रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स बहुत अलग आते हैं। आई मीन बिटवीन अ रिलेशन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन, उसको इन चीजों में कंसिडर नहीं किया जाता ना, केस होता है इन चीजों का ज्यादातर आप देखेंगे। बट होता क्या है ना कि सामने वाला डर जाता है, हाँ। कि मैंने ऐसा कर लिया है। देखिए गलत जब व्यक्ति करता है ना, तो सबसे पहले उसको ही पता होता है उसने गलत किया है, एंड दे नो दैट। और जितने भी लोगों के मुझे फोन आए ना कि ऐसा हुआ है, उसके बाद आगे बात ही नहीं बढ़ी। मैंने तो ऐसे तक सुना है कि लोग बोलते हैं कि ब्लैकमेल कर रहे हैं, 1 लाख रुपए दो, सामने वाला 1,000 रुपए देके उस चीज को क्लोज किया हुआ है, आप मानेंगे? 1 लाख का 1,000। देखिए आप, तो ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जिसमें कि ये चीजें हो रही हैं।
अगेन गोइंग बैक टू अवेयरनेस एंड मोर देन अवेयरनेस, दिस इज समथिंग जो इंसान को कंट्रोल करना चाहिए, और वो लोग नहीं कर रहे हैं और वो फंस जाते हैं। कल को केस हो भी सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि होता ही नहीं है, बट सामने वाला आपको ड्राइव करा, आपको खुद को सोचना चाहिए। आज मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा, आप शायद उठा लेंगे कि नंबर है, हर शय जानते हैं, बट कोई रैंडम इंसान या लड़की स्पेशली फोन करेगी, आप प्रेफर नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि आपको मैसेज नहीं अपन पता। रिप्लाई करना प्रेफर नहीं करते। एग्जैक्टली भाई कहाँ से क्या चल रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक मूवी देखी थी मैंने अभी कुछ दिन पहले, स्नोडेन, वो विसल ब्लोअर जो था, जिसने पूरी कहानी बताई थी। उस मूवी में ना काफी सारे सीन्स में ना वो बंदा क्या करता है, अपने लैपटॉप के ना कैमरे के ऊपर टेप चिपका देता है, चाहे मोबाइल यूज करे, लैपटॉप यूज करे। तो यार ये मतलब एक रियलिटी है या सिर्फ होक्स है ये, कि आपका कैमरा कोई किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेस कर सकता है? इट्स अ रियलिटी। ये रियलिटी है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये क्यों होता है फिर? क्योंकि देखिए, अगर मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ, एक जैसे मैंने शुरुआत में एक लाइन बोली थी कि एनीथिंग ऑन इंटरनेट इज हैकेबल, जिसको मैंने हिंदी में बोला था कि जो भी चीज आ चुकी है वो हैक हो सकती है, अगर आप देखें तो। ठीक है, तो जब आप हैकिंग की बात करते हैं, कोई भी चीज इंटरनेट पे है, हैकर्स के पास हो सकता है आपके सिस्टम का एक्सेस भी हो। और आपने देखा होगा कि आजकल जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें जब कैमरा ऑन होता है तो एक ग्रीन लाइट जलती है, या फोन में, है ना, दे हैव दैट मच ऑफ पावर टू टर्न ऑफ दैट लाइट, और उसके बाद वो आपको आपके कैमरे से देख रहे हैं या स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं। तो अगर आप इस चीज को देखें तो यहाँ पे आके आपका कैमरा ऑन है, आपको पता नहीं चल रहा था। अब हम बात करें दूसरी तरफ से, अगर आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं, अपन ने बात की थी इस बारे में। थर्ड पार्टी एक्सेस आपको ये भी बोलता है कि वुड लाइक टू एक्सेस योर कैमरा, हाँ 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 हाँ, और आप उसको अलाउ कर देते हैं। एंड योर माइक्रोफोन, एंड योर माइक्रोफोन। आप मानेंगे नहीं, आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो इस फील्ड के हैं, बहुत सीनियर हैं, वो अपने कैमरे पे कैमरा मास्क लगाते हैं, अपने माइक्रोफोन पे एक स्टिकर चिपका देंगे या समथिंग वो कर देंगे, क्योंकि वो एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका कैमरा हैक्ड है, बट पॉसिबिलिटी जरूर है, होने के लिए बिल्कुल हो सकता है। पॉसिबिलिटी हम लोग 100% मान सकते हैं। 100% तो नहीं बोलेंगे, हाँ। बट इसको अब मैं ये बोलूंगा, जैसे आज आप मुझे बोले कि हर्ष मेरा सिस्टम, मेरा कैमरा हैक्ड है क्या, मैं नहीं बोल सकता ना, आप बोल सकते हैं इस चीज हाँ। को, पर हो भी सकता है। दैट टोटली डिपेंड्स नाउ कि क्या है क्या नहीं है, क्या आपका इंफॉर्मेशन बाहर है पब्लिक में कि नहीं है, क्या आपने ऐसी कोई थर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड की थी जो आपको वो कैमरा आपको ऑन करती है कि नहीं करती है। इस तो ये डेटा चीज़ का होती फिर है। मतलब होता क्या है, क्यों इसको एक्सेस किया भी जाता है? फर्स्ट प्लेस तो ये, जैसे मैं हूँ, हाँ। भाई मैं कोई प्रोमिनेंट आदमी नहीं हूँ, ना मैं कोई गवर्नमेंट की ऐसी पोजीशन पे हूँ कि मुझसे किसी को कोई कुछ मिल सकता है, तो क्यों एक्सेस किया जाता है ये? देखिए, एक हैकर जो होता है वो कुछ भी क्यों करता है, अगर आपसे मैं पूछूं कि यार ये बैंक का डिटेल क्यों निकाल रहा है आप लोगों के पैसे के लिए, वैसे ही वो आपकी प्राइवेसी ब्रीच कर रहा है, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। कल को अगर मैं कह रहा हूँ उसको आपको ब्लैकमेल ही करना है और आपका सिस्टम ऑन है, तो वो आपको बहुत अलग तरीके से कर सकता है। जैसे कि बोला जाता है कि अगर आप कंप्यूटर शट डाउन कर देते हैं तो आपका कैमरा बंद हो जाता है, होता है। हाँ। बट जनरली हमारी आदत क्या होती है, हम उसको स्लीप मोड में डाल के चले जाते हैं, कौन आके स्विच ऑन करेगा। वी हैव दैट टेंडेंसी एक्चुअली, आप देखें तो इस चक्कर में जो चीजें होती हैं, आपको एक तरीके से ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपका सिस्टम का कंट्रोल सामने वाले के हाथ में है। देखिए, मैं एक हैकर बैठा हूँ अगर किसी दूसरी कंट्री में और मैंने आपका सिस्टम हैक किया है, तो मेरे को आपका सिस्टम मेरे ख्याल से किसी अटैक परफॉर्म करने के लिए काम आएगा। मैं आपको देखने में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा अनटिल अनलेस मेरे पास कोई मोटिव हो। अगर मेरी आपसे कोई रंजिश है या कोई चीज है कि जिसमें मैं आपको वो करना चाहता हूँ, तो मैं जरूर सोचूंगा कि आपका कैमरा ऑन करूँ, आपको देखूँ आप क्या कर रहे हैं। बट जब कोई मोटिव ही नहीं है तो जनरली आपको वैसे कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहेगा। हमें ये चीज भी देखना पड़ेगी। अच्छा, इसका एक इस्तेमाल फिर ये कंपनीज भी कर सकती हैं, बिहेवियर पैटर्न की जो आप बात कर रहे थे, आपके उस बिहेवियर पैटर्न, क्योंकि हम लोग, जैसे मैंने बताया, अपन बात कर रहे हैं, हमने कोई प्रोडक्ट का नाम लिया, माइक से वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं और एआई के थ्रू उनके एल्गोरिदम उन शब्दों को ही पकड़ती है, वो लोग भी इसका पूरा यूज कर सकते हैं। देखिए, कंपनी सर्वेलेंस करती है, मॉनिटरिंग करती है, बट उसके लिए वो पूरे अपने कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज साइन कराती है। आप 20 पेज का नौकरी करते हो, कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं पढ़ते हो अगेन। तो आपकी उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सिक्योरिटी रिलेटेड या कॉन्फिडेंशियल क्लॉज में होती हैं, जिसके थ्रू वो आपको मॉनिटर करते हैं। और देखिए, वो कहीं ना कहीं गलत भी नहीं अगर आप वो आपको मॉनिटर कर रही हो तो, क्योंकि अगर आज आप 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम पे और आप घूम रहे हैं और सिर्फ मीटिंग के टाइम पे आ रहे हैं, तो कंपनी तो आपको सैलरी दे रही है ना, आपको उस काम करने का, वो मेहनत करने का पैसा देती है, हर चीज देती है आपको, आप नहीं कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि कंपनीज अपनी जगह पे सही है, वो सर्विलांस होना एक तरीके से सही भी है, बट कौन कंपनी करती है कौन नहीं वो कोई नहीं बताता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम लोग फेसबुक की अगर बात करें, तो ये लोग कैमरा एक्सेस लेते हैं, तो इनके पास ये रहता है कि आप फोटोज वगैरह ले रहे हो, उसके लिए हमको कैमरा एक्सेस चाहिए। लेकिन कई सारी कंपनीज में कैमरा, जैसा कि हमने एक नंबर वाली एप्लीकेशन की बात करी थी, इनको कैमरा एक्सेस करने का और माइक एक्सेस करने का कोई नीड नहीं होता है।
बट स्टिल दे आर एक्सेसिंग आवर कैमराज एंड माइक्स। तो ये जो आपने एक प्राइवेसी ब्रीच की बात कही, तो इसके ऊपर क्या हम लोग कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर सकते, या हमारी गवर्नमेंट, जैसा कि कुछ सारी एप्लीकेशंस को हम लोगों ने बैन भी किया, तो गवर्नमेंट इनको लेकर कुछ एक्शन नहीं ले सकती कि आपको जब इस चीज की जरूरत नहीं है तब आप उसको एक्सेस नहीं मांग सकते? क्योंकि हमने जो अवेयरनेस की बात करी, हम सबको अवेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो लोग जिसके जानकार हैं, वो इसको लेकर कुछ नहीं कर सकते? देखिए, प्राइवेसी की अगर अपन बात करें, आपको याद होगा एक डेटा प्राइवेसी बिल बीच में इंडिया में आया था जो कि हट गया था, जिसको कि अभी पास नहीं किया गया था। अब नया एक बिल आ रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर अपना काम कर रही है। अगर आप अच्छा। उसको देखें, गवर्नमेंट डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पे आ रही है, गवर्नमेंट डेटा प्राइवेसी पे बात कर रही है। तो गवर्नमेंट अभी उस बिल को आने में, अभी आपने देखा होगा कि वो रिव्यू के लिए ओपन भी था, लोग उसमें अपने फीडबैक्स भी दे रहे थे। जैसे ही वो बिल आएगा, आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें बदलेंगी रिगार्डिंग योर डेटा। आज तक इंडिया में अगर आप देखें डेटा को लेकर, आप कहाँ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। वंस दैट बिल विल बिकम एन एक्ट, जैसे ही वो एक लेजिस्लेशन बन के आएगा इस देश में, तो बहुत सारी चीजें बहुत सारी कंपनीज के लिए भी बदलेंगी, उनको भी समझना पड़ेगा, लोगों को भी समझ में आएगा कि हमारा डेटा कहाँ जा रहा था। तो गवर्नमेंट इज वर्किंग ओवर दैट। अच्छा, एक चीज और फिर डेटा के साथ निकल कर आती है कि इस वाला कंपनी का डेटा था, लीक हुआ, डार्क वेब के ऊपर बिक गया, इस कंपनी का ये लीक हुआ, यहाँ बिक गया। अच्छा, और ये जो डेटा रहता है, ये खरीदती हमारी ही कंपनी से दोबारा से, क्योंकि इनको कॉलिंग करनी होती है, इनको कस्टमर्स को टैप करना होता है। तो अगर हम लोग इसके ऊपर काम करें कि आप डेटा को एक्सेस कहाँ से कर रहे हो, तो हम लोग रिवर्स में जाकर के इन चीजों को रोक नहीं सकते? देखिए, मैं आपको एक बहुत ही कॉमेडी किस्सा बताता हूँ। मैं एक दिन मॉल में था, एक व्यक्ति मेरे पास आए और हाँ। बोलते हैं कि सर, मुझसे आप ये कार्ड ले लीजिए। हाँ। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, प्लीज माफ करिए। हाँ। तो वो मेरे पीछे पीछे आने लगे, बोलते अच्छा काम करिए, आपका फोन नंबर और नाम बता दीजिए बस मुझे। हाँ। मैं उसके अलावा कुछ नहीं लूंगा आपसे। हाँ। तो मैं उस व्यक्ति से बात करने खड़ा हो गया। मैंने कहा कि आप मुझसे मेरा फोन नंबर और नाम क्यों चाहते हैं? हाँ। तो उसने बोला सर, मुझे इस चीज के पैसे मिलते हैं। तो मैंने कहा आप मेरा फोन नंबर और नाम लेके किसी से पैसे लेके क्या ले लेंगे? तो आप यहाँ पे सोचिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि आपका नंबर ले जा रहे हैं। आपके एक फोन नंबर से बहुत कुछ निकल सकता है, या आपके एक फोन नंबर पे कॉल करके आपसे बहुत कुछ निकाला जा सकता है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैंने ये क्यों इंस्टेंस बताया, ऐसे आपको हर जगह पे आप ऑब्जर्व करेंगे ना, अगर कि कार्ड के बहाने या किसी के बहाने आपको ऐसे बहुत व्यक्ति मिलेंगे जो आपसे आपके डिटेल्स मांग सकते हैं, और हम बहुत जगहों पे दे भी देते हैं। हाँ। क्योंकि हमें लगता है कि यार ये क्या करेगा, बट वो डेटा कहाँ जा रहा है आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। और वो फिर हमें जब फोन आते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, तो वो तब डेटा आता है कि कहाँ नंबर दिया था, याद भी नहीं है। नहीं, लेकिन यहाँ पर ये चीज वाकई में इतनी ज्यादा हमारी लाइफ की प्राइवेसी को कहीं ना कहीं हम खुद ही अफेक्ट करने लगे हैं, क्योंकि हम एक्सेस दे देते हैं, मोबाइल नंबर दे देते हैं, और फिर उसके बाद जब हमें दिक्कत होती है तब हमको रियलाइज होता है कि यार शायद कुछ हो गया है। ये चीजें तो खैर चल रही हैं। अच्छा, एक अभी डॉक्यूमेंट्री एक दिन में देख रहा था, उसमें नॉर्थ कोरिया कहाँ कहाँ से पैसा कमाता है, तो वो उसके बारे में था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की खुद की क्या समझ में नहीं आता मुझे, क्या सर्विस ये लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे, क्या गुड्स दे रहे होंगे। तो वहां पे एक तो इनका आर्म्स का पूरा था, ये लोग इलीगल जगहों पर आर्म्स बेचते हैं, और दूसरा था हैकिंग का, कि नॉर्थ कोरिया में एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बना के बिठाया गया है जो सिर्फ इलीगल हैकिंग का काम करता है। मतलब इनको कुछ नहीं करना होता है, जो छोटे देश हैं उन देशों का इनको गवर्नमेंट सर्वर हैक करना होता है और ब्लैकमेल करना होता है। अभी आई थिंक 3 एक साल पहले की बात है, रैंसमवेयर करके आया था, मतलब पूरी दुनिया हिल गई थी उस वायरस से। तो जो लोग इसके लिए काम करते हैं वो किस माहौल में काम करते हैं यार, कि पकड़ में भी नहीं आते। देखिए, मैं आपको है ना इस पे एक बहुत ही अच्छी चीज बताता हूँ। हाँ। नॉर्थ कोरिया अगर हम पहले बात करें, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसके बारे में हमें सही में शायद किसी को नहीं पता है। हाँ। हमने कुछ वीडियोस पे देखा कि यहाँ इतने टाइप के बाल कटा सकते हैं, यहाँ रोना पड़ता है जब वो रोते हैं। हाँ। तो हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है। हाँ। बट हाँ, जो रिपोर्ट्स मैंने भी रिसर्च की है या पढ़ी है, मैंने ये तक सुना है कि एक एक हैकर वहां पे 2 से 4 लाख डॉलर्स पर मंथ कमा के देता है गवर्नमेंट को, जिसके लिए उसको शायद 2 या 6,000 डॉलर हाँ, तक पेमेंट होती कमा है। के वो गवर्नमेंट को देता है, और कुछ परसेंटेज उसको मिलता है। एग्जैक्टली। हाँ। और आप भी एक चीज जानते हैं, मैं भी एक चीज जानता हूँ, जो हमने सुना है उससे, कि नॉर्थ कोरिया में अगर कोई इंसान ये नहीं करता तो उसको सीधे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। बिल्कुल। है ना? तो बट ये चीजें सुनी है कि वहां पे हैकर्स एज अ सर्विस जिसको हम बोलते हैं, या गवर्नमेंट जो है वो वहां पे हायर कर रही है, एंड दे आर मिंटिंग मनी आउट ऑफ दैट। बिकॉज शायद मैंने और आपने जितना भी पढ़ा है आज तक चीजों में, आपने और मैंने कहीं नहीं सुना होगा कि नॉर्थ कोरिया ने किसी आईटी कंपनी के साथ टाई अप किया या कहीं ऐसा टाई अप किया हुआ है। हाँ। हमें कहाँ सुनने आता है आर्म डीलिंग नॉर्थ कोरिया में, हाँ। या कुछ भी रैंडम चीजें सुनने को आती है, नेगेटिव चीजें। एग्जैक्टली। हाँ। तो ये रिसर्च और जो रिपोर्ट्स मैंने भी देखी है उसके बेसिस पे ऐसा होता है कि दे अर्न lakhs of dollars for the government of North Korea। लैक्स ऑफ डॉलर्स का मतलब हो गया करोड़ों रुपए, मतलब लाख में बात नहीं होती, फिर वहां पे वो करोड़ों में ही जाती है।
तो ऐसे में फिर साइबर वॉर जो हम बात करते हैं वो कितनी रियलिटी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं एक एक वीक स्पॉट तो है ना इंटरनेट। अगर आपको वहां पे कोई लूप होल मिल रहा है जहां से आप घुस के सामने वाली कंट्री की सिक्योरिटी ब्रीच कर सकते हो, क्योंकि कितने ही सारे आर्म्स एंड एम्युनिशंस जो हैं वो भी हम लोग ऑनलाइन ही एक्सेस करते हैं, मतलब हम लोग तो नहीं, गवर्नमेंट एक्सेस करती है। तो क्या साइबर वॉर के जरिए आपके आर्म्स के साथ भी छेड़खानी की जा सकती है? वैसे तो सिक्योरिटी टाइट है, बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉसिबिलिटी। देखिए, मैं उस पर आपको एक बहुत कमाल की चीज बताता हूँ। आपने बोला साइबर वॉरफेयर, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, और बहुत लोग कहते हैं कि अगला वर्ल्ड वॉर जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो साइबर वॉरफेयर होगा। मैं आपको एक चीज बोलूं, हम थर्ड वर्ल्ड वॉर में जी रहे हैं। वी आर इन द फेज ऑफ साइबर वॉरफेयर। ये अभी युद्ध चल रहा है। हाँ। तो क्यों बोल रहा हूँ मैं ये चीज ऑनगोइंग है। आप ये नहीं देखेंगे कि मैं आज आपको बहुत बड़ी क्षति पहुंचा रहा हूँ, आपका कोई बहुत बड़ा बैंक का नेटवर्क मैंने हैक कर लिया, या आपका कुछ डिस्टर्बेंस कर दी किसी प्लांट में मैंने, तो मैंने आपका अटैक किया है। हम छोटे छोटे तरीके से भी अटैक करते हैं। आप देखते हैं जितने भी ये स्कैम्स ऑनलाइन और ये सब चलते हैं, बहुत सारे हमारे देश के बाहर से भी ऑपरेट होते हैं। तो क्या वो स्कैम एक तरीके का वॉरफेयर का पार्ट नहीं है? आप बताइए। बिल्कुल, हमने कई सारी कंट्रीज से देखा है कि वहां पे लोग मतलब अफ्रीका के लेकर जो हम सुना करते थे कि वहां से किसी प्रिंस का मेल आया है कि मुझे $100 की जरूरत है, तुम मुझे इतना दे दो तो मैं तुमको $1,00,000 दे दूंगा। अब बताइए, आप और हम तो ऐसे फ्रेंड्स नहीं रहे कि $100 की जरूरत पड़ जाए। नहीं, लेकिन हाँ, ये चल रहा है। जी, तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आप देखेंगे ना कि इतनी कंट्रीज जो बाहर से भी होती हैं, ये वॉरफेयर चल रहा है। अब जैसे कि आपने बोला कि हम किसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्या हम नहीं कर सकते, बिल्कुल हो सकता है। जब एक चीज आप देखें, अब मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक होके बात करूँ क्योंकि मैं आध्यात्म में मानता हूँ। ये कलयुग है। कलयुग जो है ना, ये टेक्नोलॉजी का एरा है। अगर आप इसको देखें, अगर आप प्रख्यात लोगों से मिलेंगे जो पंडित होते हैं, मेरे को तो ज्ञान नहीं है इस चीज का, वो कहते हैं कि राहु जो होता है वो टेक्नोलॉजी होती है। तो आप देखेंगे ये टेक्नोलॉजी पिछले कुछ समय से बढ़ते जा रही है, और ये युग कलयुग जो है वो राहु केतु का लोग कहते हैं। जैसे कि कलयुग में जैसे जैसे ये चीज एक्सपैंड होती जाएगी और होती जा रही है, हम स्लेव्स होते जा रहे हैं। आज आप सुबह उठ के भगवान को हाथ नहीं जोड़ते, अपना फोन देखते हैं पहले। बिल्कुल। तो आपके लिए आपका फोन भगवान होते जा रहा है। और उस चीज में हम इतना इतना डीपली इन्वॉल्व होते जा रहे हैं कि लोगों को भी समझ में आ रही है हमारी साइकोलॉजी क्या है। अगेन सर्कलिंग बैक इट टू दी साइबर वॉरफेयर। तभी फिर सुबह आपको फोन आते हैं, तभी आपको कोई लिंक आता है, कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है, और हर इंसान यहाँ पे आज के डेट में बैठा है कि मैं अपनी सैलरी के अलावा कहीं और से थोड़ा और पैसा कमा लूँ तो क्या प्रॉब्लम है। और उस चक्कर में लोग फंस जाते हैं और उनके पैसे वहां पे निकलने लगते हैं। सो दिस वॉरफेयर इज एक्चुअली गोइंग ऑन। ऐसी बहुत सारे इंसिडेंसेस होते होंगे जो आपको मुझे पता भी नहीं चलते, ना पता चलेंगे। बहुत सारी कंट्रीज में, शायद हमारी कंट्री में कुछ नहीं पता। क्योंकि टिकटॉक के ऊपर जो एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी उसमें ये बताया गया था कि टिकटॉक जो डेटा का एक्सेस कर रहा था, सिर्फ इंडिया की बात नहीं, जहां पे भी वो है, जो डेटा का एक्सेस करता है उसके थ्रू उसमें वो लोग क्या कर रहे थे कि जो वीडियोस दिखा रहे थे, जैसे आप रैंडमली उनके एक्सप्लोर पेज पे गए जहां पर कि आपको रैंडम वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, वो वीडियोस आपको कभी भी ऐसे देखने के लिए नहीं मिलेंगे जिनसे कि आप मोटिवेट हो सकते हो। मतलब वो ऐसे ही वीडियोस को आपको दिखाना चाहते थे जिससे कि मैं कैसे बताऊं आपको कि जो घटिया वाले काम होते हैं ना, सिर्फ उनको ही करने को लेकर, या अपने आप को एक्सपोज करने को लेकर, या फिर एक सस्ती पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए क्या आइडियाज हो सकते हैं, उनको लेकर कुछ वैसे ही वीडियोस दिखाए जाते थे। तो उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि टिकटॉक को एज अ साइबर वेपन यूज किया जा रहा था चाइना के थ्रू, और इसीलिए अब अधिकतर कंट्रीज उसको बैन करने के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने जब उसके ऊपर रिसर्च करी तो उसके एल्गोरिदम में इन लोगों ने ये पाया कि ये लोग बाय नोइंगली ये काम कर रहे हैं कि हमें इन लोगों को और भी ज्यादा लेजी बनाना, जो आपने कहा कि इनको हमें स्लेव बनाना है, और वो कर रहे हैं क्योंकि आपको वो इतने सपने इतने सस्ते में दिखा दे रहे हैं कि आपको लग रहा है ये रियलिटी है। मतलब रवीश कुमार जी को पर्सनली पसंद नहीं करता हूं, लेकिन उनने एक बार एक बात कही थी कि आज की तारीख में हम इंटरनेट के इतने बड़े गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि इंटरनेट इतना सस्ता हो चुका है कि हमें खुद पता नहीं चल रहा है कि हम कितने बड़े बेरोजगार हो गए। आप उठते बैठते आप लोगों को पैसा कमाते हुए देख रहे हो, आप देख रहे हो कि नहीं उसने इतना फेम कमा लिया, उसका एक वीडियो वायरल हो गया तो ये हो गया। तो कहीं ना कहीं जब इसमें एक थर्ड कंट्री इन्वॉल्व हो जा रही है तो वो लोगों को अपने हिसाब से रेगुलेट भी करती है, देखिए, आपका बिहेवियर उनके हिसाब से चलने लगता है। मैं आपको इस पे दो चीजें बताता हूँ। जैसे कि एक आपने रवीश जी की लाइन बोली कि हम गुलाम हो गए, वो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप देखेंगे ना, ये सोशल मीडिया पे अगर अपन जैसे बात करते हैं वापस, तो एक वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो चुका है कि हाँ। एक व्यक्ति ने फोटो डाली, अच्छी फोटो डाली, उसको यूजुअली 70-80 लाइक आ रहे थे, वो एकदम से 10-20 पे गिर जाए,
वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, एंजाइटी में चला जाता है कि मेरे साथ क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, लोग मुझसे परेशान है, मुझे चिढ़ तो नहीं रहे हैं। तो लोग रियलिटी से दूर होते जा रहे हैं अगर आप देखें, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। अब दूसरा सवाल जो आपने बोला कि साइबर वेपन की जो आपने बात की, बिल्कुल एक साइबर वेपन की बात होती है। जैसे कि टिकटॉक में जो वीडियोस थे, उसमें कुछ वीडियोस ऐसे भी हो सकते हैं जो हेटेड स्प्रेड करते हो, जिसके थ्रू एक काइंड ऑफ टेररिज्म फैलता है, जिसको हम साइबर टेररिज्म कहते हैं। आज एक व्यक्ति के लिए किसी एक शहर के कोने में बैठ के देश के दूसरे कोने में उसको एक हेटेड फैलाने में या दंगा कराने में ज्यादा देर नहीं लगती। तभी आप देखेंगे कहीं पे अगर कुछ सेंसिटिव होता है, इंटरनेट काट दिया जाता है। और कई सारे हमारे देश में लोग बोलते हैं कि तुम इंटरनेट को बंद करके क्या उखाड़ लोगे। बंद करके वो बहुत कुछ बचा बहुत रहे हैं। कुछ। जो सरकार है या जो देश की पुलिस है, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उस चीज की सेंसिटिविटी को, समझते हैं कि यार इंटरनेट से 100 लोग और आके खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, इन चीजों को लेके बहुत जरूरी हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंटरनेट पे हम हर चीज, आज नमन आप और मैं है, मैं आपको बोलूंगा नमन यार मेरे को इसका मतलब बताए, अगर आपको नहीं पता होगा आप क्या कहेंगे, रुकिए मैं गूगल करके बताता हूँ। वी आर सो यूज टू दैट थिंग नाउ। पहले क्या होता था, लोग किताबें छानते थे, बिल्कुल। ढूंढते थे, तो वो सब्जेक्ट्स में उतने प्रख्यात होते थे। आज की आप चीजों में देखेंगे लोग इंटरनेट की स्टडी, चैट जीपीटी आ गया अब तो पीपल आर बिकमिंग मोर, उनकी स्लेवरी बढ़ती जा रही है उस तरफ। आपने तो फिर भी किताबों की बात की। एक समय था जब हमको ही 15-15 मोबाइल नंबर एटलीस्ट याद रहते थे। आज मैं जिसके साथ कांटेक्ट में 4 साल से हूँ, मुझे शायद उसका ही नंबर याद नहीं होगा। मतलब ये तो अब मेरी खुद की रियलिटी है। देखिए दूसरों को क्या बोलना है। घर की बात बोल रहा हूँ, मजाक से हटके हो सकता है आपको घर में भी किसी का नंबर याद नहीं हो। यार वो मम्मी का नंबर याद है क्योंकि उनका नंबर 12 साल पुराना है। तभी तब यूज किया था जब वो कीपैड वाले मोबाइल थे, तो याद है वो। पापा का नंबर याद नहीं क्योंकि उन्होंने अभी भी लिया। क्या आपको आपकी तो वाइफ का नंबर याद है? नहीं है। यही रियलिटी हो गई है यार आज के टाइम में। क्योंकि आप एक चीज बताइए ना, पहले तो आपको फोन नंबर में जाके नाम भी ढूंढना पड़ता था। हाँ। आज की डेट में आपको आपका सीरी हो गया, जैसे एप्पल में चलता है, बस। या कोई भी वॉइस ओवर चीजें होती है, आप उस पर बोलिए, फोन डायल हो जाता है। और ये आप और मुझसे ज्यादा अच्छा आपको पता है गांव के लोग यूज करते हैं। उनको टाइप नहीं करना पड़ता, वो ओके गूगल या सिरी बोल के बोल देते हैं। सिरी तो खैर नहीं बोलते, ओके गूगल बोल के बोल देते हैं, उनका काम हो जाता है। तो यही तो चीज है। आप हम हर चीज देखिए, टेक्नोलॉजी एक तरफ अगर एक तरीके से बोन है, तो एक तरफ बेन भी है, एक तरफ वो तकलीफ भी है। हर चीज का देखिए, एक वर्ड बोला जाता है हमारे उसमें कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और दूसरा एक होता है संतुलन बना रहना चाहिए। इफ यू आर बैलेंसिंग इट आउट, अगर आप उस चीज को बैलेंस करके इस्तेमाल कर रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी जैसी चीज नहीं है। क्योंकि आप देखें टेक्नोलॉजी ने सर्जरीज को कितना इजी कर दिया है, बजाते हुए कितना इजीली। एक जमाने में कैटरैक्ट की सर्जरी कराने जो तो 14 दिन तक इंसान आंखें कवर करके, आज की डेट में लेजर है, आपका हो जाता है। तो वो देखिए ना, मेडिकल फील्ड ने उसको कितने बैलेंस वे में यूज किया, तो आज कितनी अच्छी चीजें हम लोग के लिए निकल के आ रही है। और दूसरी तरफ जो उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, वो जैसे कि आपने बोला, वो तो हमको एआई के उसमें भी अब दिखने लगा है। अभी एआई के प्रोस पूरी तरीके से सामने आए भी नहीं है, कौन सामने आने लगे। लास्ट वीक मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलरिटीज को जारी करने के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है कि एआई के थ्रू आप ये काम नहीं कर सकते। क्योंकि वही टुच्ची जो मानसिकता होती है, उसमें लोगों ने क्या किया है, लोगों की मॉफ्ड इमेजेस को एक बॉडी के साथ जोड़कर पूरा डीप फेक बनाना शुरू कर दिया है। और बस कुछ नहीं, फिर ब्लैकमेलिंग। अल्टीमेटली बात पूरी वहीं आ जाती है। लेकिन यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी का जो हम कहते हैं ना कि इंसान दोहन करता है हर चीज का, ये वही हो रहा है। आपको एक रिसोर्स मिला है, आप उसका पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं देखोगे, आप उसको नेगेटिवली ही एक्सप्लोर करने के लिए बस आगे बढ़ जाते हो। वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और जैसे कि आपने बोला प्रोज और कॉन्स की बात, इंसानों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या क्या, कोई नई चीज आई है ना तो निकल पड़ते हैं उसको देखने, उसको चखने, उसका मजा लेने के लिए, बिना सोचे समझे कि हम उसमें क्या दे रहे हैं। मैंने तो ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जो अपने कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं, कुछ उनके लिए सोर्स कोड डेवलप कर रहे हैं, मतलब प्रोग्राम लिख रहे हैं सॉफ्टवेयर का, उसको चैट जीपीटी पर डाल के उसके बारे में चीजें निकाल रहे हैं। तो आप देखिए वो चैट जीपीटी को क्या दे रहे हैं। कल को वो प्रोडक्ट अगर हैक हो जाता है और लोग कहेंगे कि यार हम तो सिक्योर थे, बट कहीं ना कहीं कुछ ना आपके कुछ ओरिजिन में ही गड़बड़ हो चुकी है, तो फिर आप क्या बोल रहे हो। हैकर्स ने शुरुआत में एआई का ऐसे इस्तेमाल किया कि मेरे को वल्नरेबल आईपी एड्रेस जानने हैं, उनको मिल गए। अच्छा, तो आईपी मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि हाँ। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स वेरी गुड if it is used in a positive direction with a balance. Artificial intelligence can do miracles for the world, but अगर वो अलग तरीके से चले जाता है, देखिए मैं उसको आपको फिर आध्यात्मिक रूप में एक चीज बोलता हूँ। ब्रह्मास्त्र जो था वो अर्जुन को भी चलाना आता था और अश्वत्थामा को भी चलाना आता था, बट अश्वत्थामा ने किस रूप में चलाया, पांडवों की वंश खत्म करने के लिए, और अर्जुन ने उस चीज को कभी नहीं चलाया। हाँ, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र रोकने के लिए उसने जरूर चलाया, वो भी उसने वापस बुला लिया था कृष्ण के कहने पे। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि ब्रह्मास्त्र दोनों व्यक्ति के पास थे,
बट एक उसको किस तरीके से चलाता है और एक उसको किस तरीके से चलाता है, पूरी महाभारत उस पर निर्भर करती है हर चीज की। चलिए, एक और टर्म का यूज बहुत ज्यादा होता है और वो है डार्क वेब। अच्छा, एक्सेस इसका हर किसी को नहीं, ये भी हमने सुना ही है। मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि यार चल डार्क वेब देखते हैं क्या होता है, तो वो पहले से इतना डर गया, अरे नहीं नहीं गवर्नमेंट ट्रैक कर लेती है, ऐसा कुछ मत कर। उसने एक आध दो मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम बताए कि इनके थ्रू अपन एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है। तो डार्क वेब होता है कि नहीं होता? डार्क वेब बिल्कुल होता है सर, होता है ना? बिल्कुल होता है। तो डेटा तो उसी के ऊपर बेचा जा रहा है। देखिए अगेन, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ब्रह्मास्त्र वाली हाँ। कहानी कही थी, डार्क वेब के साथ भी वही कहानी है। हाँ। अगर आप उसको देखते हैं तो, अगर आप से मैं बोलूं नमन कि आप गूगल करते हो और ये सब चीजें देखते हो, आपको क्या लगता है वो कितना इंटरनेट है? मेरे लिए तो वही इंटरनेट आपके है। लिए वही इंटरनेट हाँ। है। वो 5% इंटरनेट है जो आप देखते हो अपनी आईज से। अच्छा, सो दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज सरफेस वेब। जो सरफेस वेब, सरफेस वेब। हाँ। बिकॉज इट्स ऑन द सरफेस ऑफ यू, आपकी सरफेस पे आपको वो दिख रहा है। तो आपने उसको बोला मेरे लिए यार गूगल सर्च, ये इंटरनेट होता है। बट इंटरनेट वो 5% है जो आप देखते हैं। व्हेन यू गो डाउन स्लोली, आपने एक मेरे ख्याल से फोटो कभी देखी होगी इंटरनेट पे, आइसबर्ग बना हुआ है, उस आइसबर्ग पे 5% लिखा रहता है इंटरनेट, फिर उसके नीचे बहुत सारी चीजें लिखी रहती है। मैं आपको वो फोटो एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। बेसिकली वो आपको ये बता रहा है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग, कहते हैं ना आइसबर्ग जितना ऊपर उससे ज्यादा गहरा नीचे होता है। तो वो जो आइसबर्ग आप ऊपर देखते हैं वो एक इंटरनेट है, जो 5% जो हमें पता है। फिर उसके नीचे चीजें जो है वो असली है, डीप वेब, डार्क वेब जिसको हम बोलते हैं। द डीपर यू गो, उतना वो अंधेरा होते जाता है चीजों में। अब हम आते हैं कि ये चीज होती है कि क्या होती है। बेसिकली अगर आप देखें तो ये बहुत पहले सन 2000 के आसपास इसकी एक शुरुआत हुई थी कि एक सर्वर बनाया गया था कि उसमें आपस में लोग जो थे वो अनोनिमसली एक दूसरे को चीजें शेयर करते थे, जहां से डार्क वेब का बेसिकली उत्पत्ति हुई है। और डार्क वेब वहां से पिक्चर में आया और लोगों ने सोचा डार्क, अंधेरा, मतलब यहाँ तो सारे गलत काम होते होंगे। ऐसा नहीं है। अच्छा। डार्क वेब बहुत सारे जो विसल ब्लोअर्स होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, उनके लिए भी बहुत काम आता है। वो अनोनिमसली बहुत सारी चीजें रेस कर सकते हैं जो वो गवर्नमेंट को बता सकते हैं या दुनिया को बता सकते हैं, जो वो अपना फेस सामने लाके नहीं बता सकते। या ऐसे बहुत से डोमेस्टिक वायलेंस के सर्वाइवर्स भी होते हैं जो अपनी बात पब्लिकली नहीं कर पाते, वो डार्क वेब के थ्रू करते हैं। ये तो मैंने डार्क वेब के थ्रू किससे मतलब? डार्क वेब के थ्रू आई मीन उस चीज को ब्रॉडकास्ट करना या अच्छा। उस चीज को किसी को बताना कि उस चीज को बाहर ले जा सके वो। जैसे आप और मैं सुनते हैं कि किसी एक्स सोशल मीडिया का डेटा लीक हो गया डार्क वेब पे, तो वो बाहर तो आया ना, वो न्यूज में तो आया ना कि डार्क वेब पे एक्स सोशल मीडिया का डेटा लीक्ड है। तो ऐसे करके लोग चीजें अपनी बाहर लाते हैं। बट अगेन दोनों तरफ आप देखें, ये तो मैंने आपको एक पॉजिटिव साइड बताई, कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी डार्क वेब हेल्प करता है टू ट्रैक कि कहाँ पे गलत काम चल रहे हैं और क्या हो रहा है। बट अगर हम उसका दूसरा साइड देखें, वहां पे गलत काम ज्यादा भी होते हैं, ऐसा नहीं है। ड्रग डीलिंग्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऐसे टाइप की चीजें भी हैं जो वहां पे डील होती हैं, जिसके बारे में चलता है। 2011 में एक सिल्क रोड करके एक मार्केट प्लेस बनी थी जो कि बंद करवा दी गई थी एफबीआई द्वारा, यूएस एफबीआई द्वारा, क्योंकि वो अमेजोन जैसा मार्केट प्लेस था जहां पे ड्रग्स बेचते थे। हाँ। हाँ, डार्क वेब पे? डार्क वेब। आप वहां पे जाइए, अपने पसंद का ड्रग्स खरीदिए, बिटकॉइन से पेमेंट करिए और वो ड्रग्स आपके पास हो। घर पे? कहाँ पे भी आपका, घर पे तो आप बुलाएंगे नहीं, जहां पे भी मैं चाहूँ। बिल्कुल, मतलब ऐसे उन्होंने अपने एक मार्केट प्लेस बना रखा था, ई कॉमर्स ड्रग्स का बन रखा था सिल्क रोड करके। बाद में उसका वर्जन 2.0 भी आया था जो सब गवर्नमेंट यूएस ने बंद करवाया था वहां पे जाके, जब उनको पूरी चीजें डिटेक्ट हुई। अब बात आती है कि हम डार्क वेब पे जाते कैसे हैं। आपने बोला हाँ। कि हर कोई नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है, हम जा सकते हैं। और आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, लाइक एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है टेल ओएस करके। अच्छा। वो टेल ओएस ऑन यूएसबी बोलते हैं हम, क्योंकि आप उसको यूएसबी में इंस्टॉल करिए। वो आपकी प्राइवेसी इतनी मेंटेन करता है कि जब आप अपना लैपटॉप बूट करते हैं, आप उस पेन ड्राइव को लगाइए बूट करने के टाइम पे, और उससे आप कुछ भी एक्सेस करिए। आपने जैसे ही लैपटॉप बंद करके पेन ड्राइव निकाला, सब कुछ उड़ गया, आपकी कोई ट्रेस नहीं रह जाती उसके बाद, क्योंकि वो आपके रैम को सिर्फ कंज्यूम करता है बूट होके, बाकी कहीं पे नहीं जाता, और वो आपकी प्राइवेसी को इतना मेंटेन करता है। बट गेटिंग बैक ऑन द पॉइंट कि आप कैसे डार्क वेब को एक्सेस करेंगे। सो आपने ये बहुत जगह पढ़ा होगा या बहुत व्यक्तियों से सुना होगा, एक टॉर ब्राउजर करके एक चीज होती है। टॉर ब्राउजर जो कि आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करता है। कहते हैं जैसे आज मैं गूगल क्रोम यूज करता हूँ और मैं उसमें डालता हूँ, तो आप नीचे जाके देखेंगे उसमें आपका एड्रेस या आईपी एड्रेस या आप कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं वो आपको बता देता है।
बट टॉर ब्राउजर क्योंकि आपने डायरेक्ट हिट किया है गूगल के सर्वर को जहां पे वो चीजें उसको पूरी इन्फॉर्मेशन आती है एंड गूगल नोज एवरीथिंग। सो टॉर ब्राउजर एक ऐसी चीज है जो आपकी प्राइवेसी मेंटेन करता है, आपके आईपी एड्रेस को मेंटेन मतलब मास्क कर देता है बेसिकली, क्योंकि वो मल्टीपल हॉप्स लेके किसी सर्वर पे पहुंचता है। अगर मेरे को आपको उसको एक सिंपल भाषा में आपको और आपकी ऑडियंस को बताना हो तो उसमें ऐसा रहता है कि गूगल क्रोम, यहाँ से मैंने लॉग इन किया, डायरेक्ट गूगल के सर्वर पे वो चीज चली गई। तो वन हॉप, सिंगल हॉप, एक छलांग, मैं गूगल के सर्वर पे। अब मैं टॉर ब्राउजर को यूज कर रहा हूँ, गूगल खोलता हूँ या कोई भी एप्लीकेशन खोलता हूँ, तो वो एक नहीं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे छलांगे मारते हुए डिफरेंट आईपी एड्रेसेस पे डिफरेंट कंट्रीज के मुझे वहां पे पहुंचाता है। उस चक्कर में जो मेरी आईपी एड्रेस है वो मास्क हो जाती है, मेरी आइडेंटिटी मास्क हो जाती है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ। मतलब आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि मतलब 100 आईपी एड्रेस आ गए सामने। देखिए वो तो होता है। अब वो जो क्वेश्चन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि कोई सामने वाला ट्रेस हो सकता है कि नहीं हो सकता, उस पर हम टेक्निकलिटीज में बाद में जाएंगे। बट टॉर एक ऐसी चीज है जो आपकी आइडेंटिटी को मास्क करके हाइड कर देता है। अगर वही टॉर के बिना, वैसे तो पॉसिबल होता नहीं डार्क वेब पे जाना, बट अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी आइडेंटिटी रिवील होना बहुत ईजी हो जाती है। और आपकी डार्क वेब पे आइडेंटिटी आना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। कल को मैं मतलब आपकी आइडेंटिटी डार्क वेब पे रिवील हो जाएगी। हाँ, जैसे मैंने आपको टॉर का एग्जांपल जो दिया, टॉर आपको आपका आईपी एड्रेस मास्क कर देता है, तो आपकी आइडेंटिटी हाइड हो गई। अब कल को अगर मैं वहां पे डार्क वेब की चैट में किसी ड्रग पेडलर से बात कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी ना पता है, बट हो सकता है वो ड्रग पेडलर को मेरी आइडेंटिटी दिख रही हो कि ये एक व्यक्ति भोपाल शहर में यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो बिल्कुल भी एक ठीक चीज नहीं हो सकती है। तो उस चक्कर में टॉर जैसा जो ब्राउजर होता है वो मल्टीपल हॉप्स करके आपके आईपी एड्रेस को मास्क करता है, आपकी आइडेंटिटी को हाइड करता है, एंड देन यू कैन गो एंड एक्सेस इनटू दैट। एंड डार्क वेब में चैट रूम्स चलते हैं, आप देखेंगे, या जैसे मैंने आपको ड्रग मार्केट बताया, सिल्क रोड का मैंने आपको बताया जो बंद हो गया अभी, तो ऐसे करके बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज चलती हैं, आई मीन टू से, जो कि वहां पे हो रही है। मतलब आप बस ये समझ लीजिए, जो पहले खून ओपनली हो जाता था वो आजकल ई कॉमर्स में बिक रहा है। हाँ, मतलब मैंने पढ़े हैं कहीं पे कि भाई आप वहाँ पे हायर कर सकते हो, वहाँ पे लोग अवेलेबल हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की आपने बात करी ही, और इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी वहाँ पर होती है, ड्रग्स पेडलिंग की आपने बात बताई। वहाँ पर ये सब चीजें मतलब बहुत इजीली हो जाती हैं। मतलब आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे और सारे काम हो जाएंगे। करेक्ट। अब वही बात है ना कि जिससे आप बात कर रहे हो आपको नहीं पता वो कौन है, बट आपका काम हो रहा है। आप आम खा रहे हो, गुटली नहीं गिन रहे हो, जो बोलते ना वैसी ही चीज हो रही है वहां पे, अगर आप देखें तो इसको रोकने के लिए कोई कुछ करता क्यों नहीं है? मतलब हम इसको खत्म नहीं कर सकते क्या? देखिए, खत्म करने की बात अगर हम करें तो खत्म होना तो मुश्किल है, क्योंकि पॉसिबल कह सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, आज अगर पूरा डार्क वेब यूएस गवर्नमेंट और सारी गवर्नमेंट बड़ी बड़ी मिलके बंद कर भी देती है, मैं कह रहा हूँ क्यों वो संभव नहीं है, क्योंकि जैसे कि शुरुआत कैसी हुई थी, एक सर्वर बनाया गया अनोनिमसली कुछ लोगों में आपस में चीजें करने का। डार्क वेब वही तो है कि वो सर्वर्स वहां पे चल रहे हैं या वहां पे कुछ लोग मिलते हैं जो हमें नहीं पता है कि मिल रहे हैं। कितनी जनता को डार्क वेब पता होगा? आपको पता है, आप इस चीज के बारे में पढ़ते हैं, और मेरे को पता है, मैं इस फील्ड से आता हूँ, बट मेरे ख्याल से अब 100 में से ज्यादातर लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा। खत्म करने की बात पे, जैसे आपको मैंने बोला, आज मैं अपना एक सर्वर चालू कर दूं या आप अपना सर्वर चालू कर दे जिसपे आप कहें कि इस पे स्पेसिफिकली ये इलीगल काम बिक रहा है, इसको पता चल रहा है। देखिए, एक लैन कनेक्टिविटी आपने देखी होगी, 20 कंप्यूटर लाइन से कनेक्ट हो गए, एक तरीके से लैन भी एक इंटरनेट ही है, क्योंकि हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। हम अपना ही एक डार्क वेब चला रहे हैं अगर, तो कैसे आप बंद करेंगे उस चीज को? किसको पता चल रहा है? मतलब उस चीज को डिटेक्ट करना ही इतना मुश्किल है कि खत्म करने का तो फिर एक सवाल ही नहीं। वही बात हो जाती है। अब वही है कि जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं यहाँ, लेकिन बुराई कुछ ज्यादा ही है। बुराई ज्यादा है क्योंकि हमारा योग वैसा है। अच्छा, एक ये भी तो है ना कि हम, हमारे अंदर भी टेंडेंसी होती है कि हम नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा, मतलब ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कि हमको डार्क वेब दिख रहा है तो क्यूरियोसिटी ही अंदर इतनी आ जाती है। बिल्कुल, अगर आप उसको एक ह्यूमन साइकोलॉजी से भी देखें कि मैं आपको नमन कुछ अपशब्द बोलता हूँ और मैं आपको एक तारीफ करता हूँ, तारीफ सुन के आप 1 घंटा खुश रहेंगे, अपशब्द सुन के आप 3-4 दिन तक दुख में रहेंगे, गो थ्रू ज्यादा क्या बोल दिया कि यार मेरे को उसने ऐसा क्यों बोला, आप उसमें सेल्फ एनालिसिस में चले जाते हैं। सिमिलरली जब आपको नेगेटिव चीजें दिखती है, आधे से ज्यादा लोग डार्क वेब एक्सेस क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि कहेंगे अरे इसमें ये होता है, मैं देख के आता हूँ। हाँ, देख के आने के चक्कर में आप कहाँ जा रहे हैं आपको नहीं पता है। बट हाँ, अच्छी चीजें भी होती है, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज को सर्वेलेंस करने में भी मदद मिलती है कि कहाँ पे गलत गवर्नमेंट एजेंसीज को कह सकते हैं। हाँ,
डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको ट्रैक कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी एजेंसी से मेरा मतलब है कि अक्रॉस द वर्ल्ड आप देखेंगे कि उन लोगों को भी पता चलता है कि कहाँ पे कौन सा क्राइम हो रहा है। इस चीज से पता चल सकता है। व्हाट आई मीन टू से कि ये उनके लिए एक हेल्पफुल चीज भी हो सकती है, एक टूल हो सकता है। तो अच्छा, अच्छी भी जैसे है। एक नॉर्मल आदमी वहां जाके एक्सेस कर रहा है, वैसे गवर्नमेंट भी कर सकती है और ट्रैक कर सकती है चीजों को, भी कहाँ पर क्या चीजें चल रही हैं। मतलब बेशक एक तरह से रिवर्स ट्रैकिंग जिसको हम कह सकते हैं, हम भी इंसान है, हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट में भी लोग हैं वो गवर्नमेंट भी भी कर कर सकते हैं। सकती है। नहीं, सही बात है, लेकिन बस बात फिर वही आ जाती है ना कि आखिर में आपको ही अवेयर होना पड़ेगा। आप जितने ज्यादा अवेयर हो, आपके लिए ही चीजें उतनी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएंगी, बिल्कुल। है ना। आप इस चीज को अगर देखें कि जितना भी साइबर सिक्योरिटी है या जो भी है, ये सबके लिए नया है। मेरे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है, सबके लिए नया है। एक तरह से सब लोग साथ में ही समझ रहे हैं इस चीज को। एग्जैक्टली आप उस एरिया से आते हो तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, लेकिन अवेयर तो सबको ही होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं इस फील्ड से आता हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। हाँ, मेरे साथ भी फ्रॉड होने में देर नहीं लगे, कोई बड़ी बात नहीं। कोई नया टाइप की ऐसी चीज आ जाएगी जिसको मैंने भी नहीं सुना हो, बिल्कुल। तो हम में से कोई भी सेफ नहीं। बट हाँ, अगर हम सतर्क हैं, अगर हम चीजों को जानते हैं कि कैसा क्या है क्या नहीं है, अगर हमें दिख रहा है कि ये करने से कुछ क्षति पहुंच सकती है, तो हम क्यों जाना चाहते हैं, मेरा ये कहना है। तो भाई हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉपिक के ऊपर इतना डीपली बात करने के लिए, क्योंकि लिटरली इसके ऊपर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेंट नहीं मिलता और एक जगह तो और नहीं मिलता। और ये एक ऐसी रियलिटी बन चुकी है ना हमारे बीच की, कि कई लोग तो ऐसी ऐसी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं कि रिपोर्ट तक नहीं करते। अब चाहे वो शर्म के माले कह रहे हो या फिर किसी भी और रीजन से, लेकिन रिपोर्ट तक नहीं होती है चीजें। तो साइबर सिक्योरिटी एक रियलिटी है, और हमको उस सिक्योरिटी को जितना जल्दी समझ सकें वो उतना ठीक रहेगा। तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए, मैं इस पे एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अ, अगर कुछ हो रहा है आपके आसपास, अगर आप एक छोटे बच्चे हैं या टीनेज में हैं या बड़े हैं या लड़की है लड़का जो भी है, आप उस बारे में बात जरूर करें। शिकायत करने में डरे नहीं। देखिए, एक्सेप्टिंग द फैक्ट्स विल हेल्प यू। यही चीज आपकी हेल्प करेगी। आप अपने पेरेंट्स से बात करें, उनसे डरिए मत। उनको बताइए कि आपके साथ अगर कोई इशू हो रहा है या आप कहीं फंस गए हैं या कुछ भी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। एंड फाइनल वर्ड्स बस मैं इसमें यही देना चाहूंगा कि आप जितना अवेयर रहेंगे, जितना चीजों को बारीकी से देखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड आई होप जो हमारा ये फन लव्ड कॉन्वर्सेशन था, इससे आपकी जनता को और बाकी लिटरली जनता को भी कुछ अगर अवेयरनेस हो जाती है, तो मेरे लिए, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज बहुत होगी। बहुत बहुत बड़ी बात रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बस क्या बताऊं, बहुत अच्छा लगा बात करके। Thank ऐसे you. पॉडकास्ट करके मजा भी आता है।